हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th का ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेक्चर्स हैं वो तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और उसके साथ-साथ अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, अगर आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट पेपर, असाइनमेंट, इन सब चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरा एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और वहां से आप मेरा ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ नोट्स, टेस्ट पेपर, असाइनमेंट, इसके साथ साथ जो भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होता है, आपका बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि आईआईटी, जेईई, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो हर चीज के लिए प्रॉपर असाइनमेंट टेस्ट सीरीज वहां आपको मिल जाएगा और वो भी बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे आपको मिल रहे हैं। तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर में क्या क्या रहने वाला है, की पॉइंट्स, आइए हम लोग एक बार की पॉइंट्स अपने लेक्चर का देख लेते हैं। देखिए, तो हमारे आज के लेक्चर का की पॉइंट रहने वाला है कि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लाइट क्या है और लाइट के फिनोमेनन, लाइट कौन कौन सा फिनोमेना शो करता है, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के लाइट के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग तरीके के सरफेस पे लाइट कैसे बिहेव करता है, क्या क्या उसका कैरेक्टर होता है। उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन एंड इट्स कॉजेज, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे सम टर्म्स डिफाइंड फॉर रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को पूरे तरीके से समझने के लिए कुछ स्पेशल टर्म्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आखिर में जो है हम लोग आज के लेक्चर के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे बात करेंगे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट आज का जो है टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लाइट क्या है, आखिर लाइट है क्या। तो हम लोग जो है जानते हैं लाइट के बारे में कि लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इस एनर्जी से हम लोग कर क्या सकते हैं, तो इस एनर्जी से हम लोग चीजों को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होती तो हम लोग चीजों को देख नहीं पाते। आंख होते हुए भी जब अंधेरा छा जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि आपकी आंखें जो है देख सकती हैं, लेकिन तभी देख सकती हैं, उनको देखने की शक्ति कहां से मिलती है, लाइट से मिलती है। यानी अगर लाइट ना हो तो आपकी आंखें भी बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच gives sensation of vision, which gives sensation of vision। यानी कि अगर लाइट ना हो तो हम लोग चीजों को देख नहीं पाएंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि हम लोग किसी चीज को देखते कैसे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देता है। मान के चलिए कि यहाँ कोई जो है कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अब ये हम लोग को दिख रहा है, तो आखिर कैसे दिख रहा है, तो होता क्या है कि कोई भी एक सोर्स होता है जहां से रे ऑफ लाइट निकल करके इस ऑब्जेक्ट पे टकरा रहा होता है और यहां से टकराने के बाद ये बाउंस बैक करके हमारे आंखों तक पहुंचता है और जब हमारे आंखों तक ये पहुंचता है तो ये ऑब्जेक्ट वन बाय वन ढेर सारे रे यहां से निकल करके आते हैं और इसके हर पॉइंट को जो है हमारे आंखों तक पहुंचाते हैं और पूरा ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखाई देता है। यानी कि व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट emits light and it strikes on any object, after striking the object it bounces back and reaches our eyes and this is how we are able to see any object। इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये है आपका व्हाट इज लाइट और हाउ वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है फिनोमेनन ऑफ लाइट
कि लाइट आखिर कौन कौन सा फिनोमिना शो करता है, क्या क्या बिहेवियर है लाइट के। तो लाइट देखिए मेनली 3 बिहेवियर पे काम करता है। एक है आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन और तीसरा है डिस्पर्सन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन तीनों आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार इसे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैं छोटी छोटी बातें भी बताता चलूंगा। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। रिफ्लेक्शन, जब किसी सरफेस पे मान के चलिए ये कोई ये हाँ, मान के चलिए कि ये कोई सरफेस है और यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे टकराया इस तरीके से, और टकराने के बाद यहां से ये वापस चला गया सेम मीडियम में। तो जब इंसिडेंट होने के बाद सेम मीडियम में वापस चला जाए तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक बॉल हो और आपने दीवार पे मारा, तो जब आप बॉल को दीवार पे मारेंगे वो टकरा के वापस आपके तरफ आएगा। तो आपके तरफ टकरा के आया तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे टकराता है तो ये सेम मीडियम में नहीं जा करके उसी मीडियम में इंटर कर गया। जैसे मान के चलिए कि आपके हाथ में एक पत्थर था और आपने उसे ले जा करके पानी के सरफेस पे मार दिया, तो वो पत्थर कहाँ चला जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, न कि टकरा के वापस आएगा। तो जिस तरीके से पत्थर पानी के अंदर चला गया, वैसे ही कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जहां पे रे ऑफ लाइट भी अंदर चला जाता है। अगर पत्थर की ही बात करें तो हर सरफेस में पत्थर अंदर नहीं चला जाएगा। अगर मान के चलिए कि आप रोड पे हैं और उस रोड पे मारिएगा तो पत्थर उसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन पानी के सरफेस पे अगर मारिएगा तो पत्थर अंदर चला जाएगा। यानी हर सरफेस में एंट्री अलाउड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक सरफेसेस होते हैं जहां पे एंट्री अलाउड होती है। तो रे ऑफ लाइट के लिए भी सेम नियम है, हर जगह ये घुस नहीं जाएगा कहीं भी, कहीं किसी सरफेस पे ये टकराएगा तो टकरा के सेम मीडियम वापस आ जाएगा। कुछ सरफेस ऐसे हैं जिसमें टकराने के बाद वो उसमें इंटर कर जाता है। और तीसरा सबसे खास है हमारा डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को अगर समझना है तो इस बार अब हम अपने हाथ में एक मिट्टी का टुकड़ा लेंगे और मिट्टी के उस टुकड़े को किसी भी सरफेस पे मारेंगे, हार्ड सरफेस पे, मान के चलिए दीवार पे हम लोग स्ट्राइक किए, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो मिट्टी का टुकड़ा है वो बिखर जाएगा, बिल्कुल छोटे छोटे कण में जो है वो टूट के बिखर जाएगा। तो यही होता है लाइट के साथ में कि कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जिसपे जब लाइट टकराता है तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। और इसका एग्जांपल है प्रिज्म। जब एक रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास करता है, जब एक रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास करेगा इस तरीके से, तो क्या होगा, इनिशियली तो इसका डायरेक्शन ये है, ये इधर जा रहा था, लेकिन अब ये इधर नहीं जा करके अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज करेगा, और ये बिखरेगा अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। हम लोग जानते हैं कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है, जो विबग्योर के फॉर्म में हम लोग को दिखता है, रेनबो जो हम लोगों को दिखता है वो सारा व्हाइट लाइट का ही पार्टिकल्स होता है। ये सारी बेसिक बातें हम लोग जानते हैं, फिर भी आपके रिविजन के लिए हम बताते चल रहे हैं। अब यहां से जो है हम लोग 7 पार्ट में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से जब ये बाहर निकलेगा तो कुछ इस तरीके से ये कहानी इसमें देखने को मिलेगी। तो ये जो प्रोसेस है, जब व्हाइट लाइट किसी एक स्पेसिफिक सरफेस पे, अब यहां पे गया तो क्यों नहीं बिखर गया, तो हर जगह नहीं बिखरेगा, हर जगह रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, हर जगह एंट्री भी नहीं होगी। अलग अलग सरफेस पे जब लाइट टकराता है तो उसका बिहेवियर बदलता है। सरफेस पे बहुत डिपेंडेंसी होती है लाइट की कि किस तरीके के सरफेस पे वो स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ पे जब प्रिज्म के ऊपर ये स्ट्राइक किया तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में बिखर गया, जिसको कि हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, GYOR, विबग्योर। तो ये है सारा आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। क्लास 12th में आपको रिफ्लेक्शन बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं
कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको बोर्ड्स के लिए या आपके जो है आईआईटी की बात कर ले या नीट की बात कर ले या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए वगैरह की बात कर ले, वहां रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए दोनों टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना, इसका एक एक डेराइवेशन ध्यान से समझना और उसको जो है मतलब उसके न्यूमेरिकल्स को भी थोड़ा प्रैक्टिस करना। एक एक डेराइवेशन इतने आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि कहीं आपको परेशानी होने वाली नहीं है और सारा जो है नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन पे, तो चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कहानी आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन का। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात कर लिए कि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगा, कुछ स्पेशल सरफेसेस पे, हर जगह नहीं करेगा। तो जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो क्या होगा? क्योंकि सेम मीडियम में था तो बिहेवियर सेम है, कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अब रे ऑफ लाइट जो है वो अपना मीडियम चेंज कर रहा है। अगर आप मान के चलिए कि आप जो है कि साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, आप एकदम फ्री खाली रोड पे चला रहे हैं, आप जो है हाईवे पर हैं, तो आपके बाइक की स्पीड जो है 60, 70, 80, 90, जो कुछ लोग जो है 120, 220 भी चला लेते हैं। लेकिन क्या एक ट्रैफिक जाम जहां हो वहां आप 220 का स्पीड चला सकते हैं? नहीं चलेगा। जहां ट्रैफिक जाम है वहां जिस स्पीड से जाम चल रहा है उसी स्पीड से आपको भी चलना होगा। यानी कि हर जगह पे आपका जो है स्पीड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जिस तरीके से आप हाईवे से जाम में आए तो आपके स्पीड में चेंजेज आया, लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लाइट के साथ क्या होता है आइए देखते हैं। मान के चलिए कि ये एक सरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक मीडियम 1 है और नीचे मीडियम 2 है। मीडियम 1 हम लोग मान लेते हैं कि है एयर और मीडियम 2 मान लेते हैं वाटर को। दो मीडियम है, दोनों को ये सेपरेट कर रहा है। एयर के बारे में हम लोग जानते हैं गैस है, इसके पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर फ्रीली मूव करते हैं। यानी यहाँ पे जो है फ्री स्पेस बहुत सारा होता है एयर के केस में। यहाँ बहुत सारा फ्री स्पेस है, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा फ्री स्पेस है। लेकिन अगर वाटर का बात करें तो इसका जो है मॉलिक्यूल्स वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा नजदीक होता है। तो अगर जो है मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर में जितना फ्री स्पेस अवेलेबल था नीचे में उतना फ्री स्पेस आपके पास नहीं है। बहुत ही पहले जैसा फ्री स्पेस आपको अब मिलने वाला नहीं है। चलिए बहुत हो गया इतना। अब देखिए ऊपर में स्पेस पूरा जो है आपके पास था, फ्री स्पेस, आप एकदम जो है अपना गाड़ी उड़ाते हुए आ रहे थे, यानी रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आ रहा था। अब जो है यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ऊपर में एयर है नीचे में वाटर है, बीच में ये सरफेस है जो कि दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। सेपरेट करने के लिए कुछ अलग से आइटम नहीं आएगा। अगर कहीं भी पानी का लेयर है तो कहीं ना कहीं तो होगा जो कि हवा और पानी एक दूसरे को डिवाइड कर रहा होगा, तो कुछ अलग नहीं आएगा, ये पानी का ही सरफेस रहेगा। तो अब यहाँ पे आप जो है फ्री स्पेस में पूरा गाड़ी उड़ाते हुए आ रहे थे, अब जो है आपको यहाँ से दूसरे मीडियम में इंटर कर गए। अब जब इस मीडियम में इंटर किया तो आपको मिल गया ट्रैफिक जाम। अब जाम मिला तो आपका स्पीड घट गया। यानी जब मीडियम चेंज होगा तो स्पीड घट जाएगा, नहीं घट जाएगा, अभी नहीं हम लोग बात करेंगे घट जाएगा, अभी हम लोग केवल बात करेंगे कि जब मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगा। घटने और बढ़ने का केस हम लोग देखेंगे एक आध जो है एक आध 2 मिनट के बाद। तो जब कोई रे ऑफ लाइट व्हेन अ ray of light when a ray of light passes from one medium to another medium, its speed will change। अब चेंज में बढ़ भी सकता है
घट भी सकता है। जैसे ये वाला जो केस लिए थे कि जब एयर से वाटर में आया तो इसका स्पीड क्या हो गया, घट गया। लेकिन यही अगर उल्टा होता कि आप जो है जाम से निकल करके फ्री रोड में आ रहे हैं तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कभी स्पीड बढ़ेगा, कभी स्पीड घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग घटना बढ़ना नहीं लिख करके क्या यूज करते हैं, चेंज यूज करते हैं कि बदलेगा इसकी तो गारंटी है, बढ़ेगा कि घटेगा वो केस पे डिपेंड करता है, चेंज होने का पूरा गारंटी है। तो जब स्पीड चेंज होता है तब क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ray of light gets bent। जब रे ऑफ लाइट का स्पीड चेंज होता है इसके वजह से वो बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है, झुक जाता है। अब ये देखिए इसमें खास बात आपको बताते हैं कि झुकेगा कब, जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंटर कर रहा होगा, ऑब्लिकली टकरा रहा होगा, यानी तिरछे जा रहा होगा। अगर ये सीधा आएगा, अगर ये सीधा आया तो दूसरे मीडियम में इंटर करेगा, उस केस में यहां बेंडिंग नहीं होगी, केवल स्पीड चेंज होगा, बेंडिंग नहीं होगा। तो बेंडिंग नहीं होगा तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्ट होने के लिए बेंडिंग होना जरूरी है, बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहा जाता है। यानी अब यहाँ पे दो बातें हम लोग को सीखने को मिला कि जब कोई रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज करता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। और उस चेंज इन स्पीड की वजह से, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, रे ऑफ लाइट गेट्स बेंट, जो रे ऑफ लाइट है वो मुड़ जाता है, झुक जाता है। कब, जब रे ऑफ लाइट कैसे इंटर कर रहा हो, ऑब्लिकली इंटर कर रहा हो, तिरछे जा रहा हो किसी मीडियम में, तभी ऐसा होगा। अब जो है हम लोग इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, दिस प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, यही थोड़ा सा जगह बना करके लिख देते हैं या इसको ऐसे कर लेते हैं, चलिए आपके काम का हो गया ये। दिस प्रोसेस ऑफ बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लोग जो है रिफ्रैक्शन क्या है ये बात अब समझ चुके हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा, उसका स्पीड बदलेगा, स्पीड बदलने से उसमें बेंडिंग आएगा और इसी बेंडिंग के प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब जो है बेंडिंग का कहानी, बढ़ने घटने का सबका कहानी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक ही बार में सब थोड़े ना सीख जाना है, धीरे धीरे हम लोग को सीखना है। अब यहाँ देखिए आ गया कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि आखिर ये बेंडिंग का कारण क्या है, क्यों रे जो है बेंड कर जा रहा है। तो देखिए जो रे ऑफ लाइट है उसको कभी भी हम लोग जो है स्ट्रेट एरो के तरह कंसीडर नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं मान सकते हैं, ये मीडियम हम लोग सेपरेट करने के लिए बना लेते हैं, कभी हम लोग ऐसा नहीं मान सकते हैं कि रे अकेले आ रहा है, क्योंकि रे कभी अकेले नहीं चलता, ये हमेशा बीम, बीम का मतलब कि एक बार में जो है मिलियंस ऑफ रे ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे रेज एक बार में ट्रेवल कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि बहुत सारा रेट, और ऑब्लिकली बात किया था हम लोगों ने, ऑब्लिकली इस तरीके से इंटर कर रहा है, इस तरीके से रेज आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा है, ये हो गया। थोड़ा सा जो है आप लोग डिजिटल तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिए कैसे। गड़बड़ाता काहे है जी, सेलेक्ट, जो आपका ये सारा बीम ऑफ लाइट है ये इस तरीके से आ रहा था। अब देखिए यहां पे मीडियम हो रहा है सेपरेट, ये वाला रे जो है पहले ही पहुंच चुका है, पहले ही पहुंच चुका है, ये सब को पहुंचने में अभी थोड़ा बहुत देर है, और जितना दूर जाएंगे उतना ही जो है हम लोग का रे क्या रहेगा, पीछे रहेगा, इस तरीके से।
इसीलिए ऑब्लिकली केस लिया गया है। अगर हम लोग सीधे ले लेंगे, अगर हम लोग सीधा कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, सब एक ही बार में आएगा, सब एक ही बार में इंटर कर जाएगा। ये देखिए सब एक बार में आएगा इस तरीके से। लेकिन अगर ये ऑब्लिकली आ रहा है तो कुछ पहले इंटर करेगा और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसका टाइमिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब देखिए होगा क्या कि ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। अब देखिए कि यहाँ पे इतना सारा बीम था, ये लाइट पहले ही इंटर कर गया दूसरे मीडियम में, इसका स्पीड पहले ही बदल गया, यानी इसका स्पीड घट गया होगा या बढ़ गया होगा, उस पर चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन स्पीड तो बदल गया है। जब इसका स्पीड बदलेगा तो बाकी सबका स्पीड बदल देगा कि नहीं बदल देगा। अब मान के चलिए कि आप लोग 5 को दोस्त सिक्कड़ चोर खेलते थे हम लोग बचपन में, कि 5 को दोस्त हैं, वो अपना हाथ जो है पकड़ के चोर को पकड़ रहे हैं। अब एक भाग रहा है उधर, एक भाग रहा है इधर, तो जो तेजी में जिधर भागा सब उधर ही खींच जाता है। या अगर कोई एक नहीं भाग रहा है तो जो भाग रहा था सबका हाथ छूट गया, जो है पूरा एकदम पीठ पर धम धम बजता था। तो सिक्कड़ चोर में जो है चेन चोर जिसको हम लोग जो है कहते थे, यहाँ भी वही चीज है कि ये पहले जो है इंटर कर गया है, ये सब अभी पीछे है, तो सबको खींचेगा अपने तरफ। तो इसके वजह से क्या होगा, अब खींचेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि बेंडिंग होना ही है, होना ही है, बेंडिंग बेंडिंग होना ही है, इस वजह से हो जाता है ये बेंड। तो ऑब्लिकली आना जरूरी है, सीधे आएगा तो बेंडिंग नहीं होगा। तो कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन में यही है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स ऑब्लिकली, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, लिखते हैं इसको हम लोग, व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters obliquely, obliquely जब ये इंटर करेगा then some part of it, then some part of it changes its speed अर्लियर, यानी कुछ का स्पीड पहले ही चेंज हो जाएगा, बट रेस्ट ऑफ लाइट बीम remains in same speed due to which they gets bent। बहुत सिंपल सा कारण है कि जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली जाएगा तो उसका कुछ पार्ट का स्पीड पहले ही बदल जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, तो वो दूसरे का भी स्पीड बदल देगा, घट गया तो सबका घटा देगा, बढ़ गया तो सबका बढ़ा देगा। तो इस तरीके से रे ऑफ लाइट में क्या हो जाता है, बेंडिंग। तो ये कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा है रूल्स फॉर बेंडिंग। अब यही आपका इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बेंडिंग होगा। तो देखिए मीडियम दो तरीके का होता है। अगर हम लोग मीडियम का बात करें तो मीडियम कितने तरीके का, दो तरीके का। एक है आपका रेयरर मीडियम और दूसरा है आपका डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर, किसी एक मीडियम का नाम रेयरर या डेंसर नहीं हो सकता है। अक्सर जो है बच्चे गलती करते हैं कि उनसे पूछा गया वाटर कैसा मीडियम है, कोई बोल दिया रेयरर, कोई बोल दिया डेंसर। ऐसे नहीं बोलना है, ये एक जो है कंपैरिजन का केस होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप एक बार में एयर और वाटर को कंपेयर कर रहे हैं कि एक तरफ आपके पास एयर है, एक तरफ वाटर है, तो एयर का मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर पे है, एयर का मॉलिक्यूल दूर दूर पे है, और वाटर का मॉलिक्यूल एकदम पास पास में है, तो इसका डेंसिटी ज्यादा है। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो डेंसर होता है, और जिसका डेंसिटी कम होता है वो रेयरर होता है। लेकिन यही अगर जो है वाटर को हम किसी दूसरे मीडियम के साथ डाल देते हैं, मान के चलिए कि एक साथ एक जगह पे आपका वाटर है
और दूसरे जगह पे आपका डायमंड है। तो डायमंड जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड का हम लोग जानते हैं डेंसिटी और ज्यादा होता है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल अगर इतना पास में था, वाटर का मॉलिक्यूल इतना पास में था, तो डायमंड का मॉलिक्यूल और पास में रहेगा, पूरा जो है एकदम टाइटली पैक्ड रहता है इसका, ये तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसका मॉलिक्यूल और टाइटली पैक्ड है, कुछ इस तरीके से। तो अब अगर इन दोनों में आपसे पूछा जाए कि कौन है रेयरर, रेयरर कौन है और डेंसर कौन है, तो सिंपल सा बात है, जिसका डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर, जिसका डेंसिटी कम वो रेयरर। तो डायमंड का डेंसिटी ज्यादा है तो डायमंड हो गया डेंसर, वाटर का डेंसिटी कम है तो वाटर हो गया रेयरर। अब यही देख लीजिए, वाटर यहाँ डेंसर है, वाटर यहाँ रेयरर है। तो इसका कारण क्या है? कारण है कंपैरिजन, कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं। अब अगर मान के चलिए कि आपका जो है उम्र हो रहा होगा 18 साल 19 साल हो रहा है, तो आपसे कुछ लोग घर में छोटे होंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा घर आपसे छोटा ही है, कुछ लोग आपसे बड़े भी हैं। डिपेंड करता है कि कंपैरिजन किससे आपका किया जा रहा है। अगर छोटे वाले से कंपेयर किया जाएगा तो बोला जाएगा हाँ बड़े हो गए हो, और जब आप बड़ों के बीच में चले जाइएगा तो कहा जाएगा कि छोटे हो चुप रहो। तो ये होता है कंपैरिजन का फायदा। तो यहाँ भी किसी एक मीडियम को टैग नहीं मार सकते हम लोग कि वही जो है रेयरर है और वही डेंसर है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग कंपैरिजन करेंगे हमेशा, हर बार पूछेंगे सवाल कि आखिर किसके कंपैरिजन में, वाटर रेयरर है या डेंसर, तो दूसरा मीडियम क्या है आप बताइए। अगर दूसरा मीडियम एयर होगा तो वाटर डेंसर, अगर दूसरा मीडियम डायमंड होगा तो वाटर रेयरर। तो ये हो गया हमारे मीडियम का कहानी। अब है रूल फॉर बेंडिंग। देखिए रूल फॉर बेंडिंग में आते हैं, जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा, मान के चलिए कि डेंसर से रेयरर में भेजते हैं, ऊपर में है डेंसर नीचे में है रेयरर। डेंसर का मतलब मॉलिक्यूल में जगह बहुत कम है, बीच में स्पेस खाली नहीं है, स्पेस जो है एकदम भरा हुआ है, इस तरीके से कुछ, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, और नीचे है रेयरर, यानी पूरा जो है खाली जगह है, इस तरीके से ढेर सारा स्पेस खाली है। अब यहां से आपको यहां इधर आना है, तो आप इधर आ रहे थे पूरा एकदम परेशान, जाम में ट्रैफिक में फंसे हुए थे, लेकिन जैसे ही इधर आए पूरा खाली मिला, तो खाली मिला तो आप क्या होइएगा, आपका जो है स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? अब ये सब बात है, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्पीड भागेगा। तो स्पीड भागेगा तो रे ऑफ लाइट भी क्या होगा, भागेगा, यानी इनिशियली इधर जा रहा था ना, तो इधर नहीं जाके और दूर भाग जाएगा, कुछ इधर भागेगा, इससे बोलेगा वो हम इधर नहीं जाएंगे, हम दूर भागेंगे। किससे दूर भागेंगे? यहाँ एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको कि कहा जाता है नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। कब? जब इसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ा दूर भागा, स्पीड घटा पास आ गया, कुछ ऐसा। मान के चलिए कि ऊपर में है आपका रेयरर मीडियम और नीचे में है डेंसर, तो रेयरर से डेंसर में जाएगा, यानी खाली जगह से जो है भीड़ भाड़ में चला गया तो स्पीड घट गया, स्पीड घटेगा तो जो ये नॉर्मल बना लेते हैं, स्पीड घटा तो ये रे हो गया, इनिशियली इसका डायरेक्शन ये था लेकिन स्पीड घट गया है तो ये गिर जाएगा, स्पीड गिरा रे ऑफ लाइट भी गिरा, ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये होता है रूल ऑफ बेंडिंग, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from denser to rarer medium, it gets bent away from normal, and when ray of light passes from rarer to denser medium, its ray of light get bends towards normal, नॉर्मल के तरफ इसका बेंडिंग होता है। तो ये है आपका रूल ऑफ बेंडिंग। रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन के कॉजेस समझ में आ गए, बेंडिंग का कारण समझ गए कि कब बेंडिंग होगा, कितना किधर बेंडिंग होगा, ये सारा बात हम लोग समझ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सम टर्म्स डिफाइंड फॉर रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन अगर आपको समझना है तो इसका छोटा छोटा टर्म्स समझना होगा। अगर इसके भाषा को समझ गए, इसके लैंग्वेज को समझ गए तो पूरा चैप्टर समझना एकदम आसान है। अब जो है हर फील्ड का अपना कुछ ना कुछ एक लैंग्वेज होता है, हर जगह काम करने की अपनी भाषा होती है। आपका जो लाइट चैप्टर है, जो ऑप्टिक्स है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो या डिस्पर्शन हो, सब में कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स मिलते हैं। अगर उसके बारे में आपको पता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टर्म आया है रिफ्रैक्टिव सरफेस। रिफ्रैक्टिव सरफेस हम लोग कहते हैं जो सरफेस दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा होता है। यानी कि अगर मान के चलिए कि ऊपर में है
रेयरर मीडियम और नीचे में है डेंसर। कुछ भी मान लीजिए कि एयर है और नीचे वाटर है, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं होगा एक लाइन जो कि दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा होगा। नदी है, ऊपर हवा है, तो नदी का एक सरफेस है जहां नीचे पानी है, ऊपर हवा है, तो वो जो सरफेस है उसी सरफेस को क्या कहा जाएगा? रिफ्रैक्टिव सरफेस। यानी अगर इसका डिफिनीशन हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं कि द सरफेस which separates two medium, the surface which separates two medium is called refractive surface। ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव सरफेस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? तो मान के चलिए कि ये अगर आपका मीडियम का जो है सेपरेट करने वाला लाइन है या रिफ्रैक्टिव सरफेस है, तो जो रे आकर के इस पे टकरा रहा होगा, रे आकर के इस पे टकराएगा, तो उसी रे को हम लोग क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे कहेंगे। यानी द रे चलिए इस हाथ से थोड़ा सा लिख देते हैं। द रे एंगल, कैमरा एंगल की वजह से, द रे विच स्ट्राइक्स द refractive surface, the ray which strikes the refractive surface is called incident ray। यानी जो रे इस पर टकराएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे कहेंगे। अब अगला हमारा पॉइंट है इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट क्या है? तो जिस पॉइंट पे आकर के ये टकरा रहा है उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इंसिडेंट पॉइंट कहा जाएगा। यानी कि अगर इंसिडेंट पॉइंट डिफाइन करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? द पॉइंट एट विच ray of light strikes the refractive surface is called, the point at which ray of light strikes the refractive surface is called incident point। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी इसको जो है बहुत जगहों पे लिखा होता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये जो है किसी दूसरी चिड़िया का नाम है कि सर तो पढ़ाए ही नहीं, यहाँ तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम चीज है। तो इंसिडेंट रे क्या होगा? जो रे आके टकरा रहा है इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे आके टकरा रहा है वो इंसिडेंट पॉइंट। तो मान के चलिए यहाँ पॉइंट पी है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इस फिगर में पॉइंट पी इज इंसिडेंट पॉइंट। इस तरीके से बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है। नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन है। मान के चलिए कि यहाँ हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया रिफ्रैक्टिव सरफेस आपका, ये हो गया इंसिडेंट रे, यहाँ हो गया इंसिडेंट पॉइंट। तो इसी इंसिडेंट पॉइंट से, इसी इंसिडेंट पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर एक लाइन बना दिया जाए, यहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर बनाया जाए इस तरीके से,
तो ये इस लाइन को क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। ये आपका हो गया नॉर्मल, एन और एन डैश से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नॉर्मल का अगर डिफिनेशन लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन imaginary line which is perpendicular to refractive surface which is perpendicular to refractive surface and passes through point of incidence is called नॉर्मल। यानी जो लाइन इंसिडेंट पॉइंट से पास करेगा और यहाँ जो है रिफ्रैक्टिव सरफेस के साथ इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, तो अभी बताए थे जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा उसमें बेंडिंग होगी, यानी इनिशियली जो है ये रे इधर जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अब इसमें आएगा बेंडिंग। किधर भी साइड का बेंडिंग हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोई केस लिए नहीं है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया। टुवर्ड्स नॉर्मल कब होगा, स्पीड घट जाएगा, स्पीड गिरा, रे ऑफ लाइट गिरेगा कब, जब स्पीड घटेगा, यानी ऊपर में रेयरर है नीचे में डेंसर है। तो जो आपका रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर गया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। यानी कि द रे ऑफ लाइट which entered into the other medium is called रिफ्रैक्टेड रे। दूसरे मीडियम में जो चला गया उसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं फिर से। मान के चलिए कि ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है और यहाँ पे एक पहले नॉर्मल बना लेते हैं। ये नॉर्मल हो गया। मान के चलिए कि यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है इस तरीके से, ऐसे आया, तो जो आपका इंसिडेंट रे है ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये आपका नॉर्मल है, एन और एन डैश। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इनिशियली जो है रे इधर जा रहा था, इसमें होगा बेंडिंग, किधर भी साइड का बेंडिंग वापस से हम लोग मान सकते हैं। तो मान लीजिए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया इस तरीके से। तो अब जो है ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के जो बीच का एंगल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंगल ऑफ डेविएशन। केस 1 और केस 2 दो केस लिया गया है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। तो दोनों केस वही है, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल का। कि मान के चलिए कि कोई रे ऑफ लाइट था, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, यहाँ बना लिए हम लोग नॉर्मल इस तरीके से। एक और डायग्राम ले लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बना ही लेते हैं, एक और डायग्राम ले लिए इस तरीका से।
और ये हो गया सरफेस हमारा। तो केस 1 मान के चलिए कि रे ऑफ लाइट ऐसे इंटर किया, यहाँ पे टकराया आकर के, ये हो गया। अब ऊपर है रेयरर, नीचे है डेंसर। रेयरर मतलब खाली, डेंसर मतलब भीड़ भाड़, स्पीड घट गया, खाली जगह से भीड़ भाड़ में घुसा, स्पीड घट गया। स्पीड गिरेगा तो रे ऑफ लाइट भी गिरेगा, गिरेगा यानी नॉर्मल की तरफ गिर जाएगा, गिर गया नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ जो है इस चीज को कहा जाता है डेविएशन हो गया, यानी जा रहा था इधर और उसका रास्ता भटक गया, आ गया इधर। अगर हम लोग उल्टा कर दें, ऊपर में डेंसर ले लें, नीचे में रेयरर, यानी कि भीड़ भाड़ से खाली जगह में इंटर करेगा। तो जब जो है खाली जगह में इंटर करेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा तो दूर भागेगा, दूर भाग गया इसे, तो इस बार जो है इधर हो गया डेविएशन यहाँ पे आपका। अब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में आपका एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ है डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका क्या कहते हैं, हो गया आपका डेल्टा। तो अगर देखिए कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का केस हम लोग मान सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू आर प्लस डेल्टा हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस आर, केस 1 में। अगर इधर आ जाए हम लोग, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये पूरा बड़ा सा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ है डेल्टा का डेविएशन, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ये वाला है, इंटरसेक्शन हो रहा है इन लाइन का, तो ये वाला एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ पे आई हो जाएगा। तो आई प्लस डेल्टा इक्वल टू आर हम लोग लिख सकते हैं इस फिगर में कि ये दोनों एंगल मिला करके आर के बराबर है। तो आई प्लस डेल्टा इक्वल टू आर, यानी इस बार डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। तो देखिए जब डेविएशन जो है दूर होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देना है डेविएशन के लिए। मान के चलिए कि जो है आपका दूर गया तो रिफ्रैक्शन में से इंसिडेंस घटाइए, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो गया है। यहाँ पे पास आया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घट गया, तो यहाँ इसमें से आई में से घटा दीजिए आर को। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर जो है दूर गया तो रिफ्रैक्शन बढ़ा, तो बड़े वाले में से ही छोटा घटता है हमेशा, कभी छोटे से बड़ा नहीं घट सकता है। तो ये दोनों केस जो है एंगल ऑफ डेविएशन का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सारा रिफ्रैक्शन का डेराइवेशन इसी पे आपका बनेगा। जितना भी डेराइवेशन है आपके पास 12 से 13 डेराइवेशन हम आपको कराएंगे पूरा टोटल डेराइवेशन, यानी कि वो बोर्ड का क्वेश्चन है आपके लिए। 12 से 13 क्वेश्चन होगा जो कि डिट्टो एकदम बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसलिए जो है आप लोग एकदम बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अब बहुत बड़ी बात नहीं है, 10th क्लास में भी पढ़े हैं वही वाला यहाँ है, कुछ नया नहीं लेकर के हम आए आप लोगों के लिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? तो इसका सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है कि एंगल आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies in same plane। all lies in सेम प्लेन, यानी कि जो आपका इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे सब एक ही सरफेस पे होगा, एक ही सरफेस पे। वो चाहे किसी भी तरीके का सरफेस हो, वो जो है आपका मतलब अगर ऐसे सरफेस है तो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो इसी में बेंडिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आया और ऐसे बेंड कर गया, बाहर निकल गया 3 डायमेंशन में, ऐसा नहीं होगा। तो ये इसका नियम है, इसका मीनिंग है। सेकेंड है आपका कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, यानी साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट। इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं कि साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आई इज प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आई एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाइएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। किस केस में बढ़ता है? ये बढ़ता है आपके जब रे ऑफ लाइट डेंसर से
रेयरर में जा रहा होता है, तब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। फिगर के थ्रू हम लोग जो है समझ सकते हैं इसको, फिगर के थ्रू यहाँ बना देते हैं छोटा सा फिगर, देख लीजिए। जब मान के चलिए ऊपर में डेंसर है, नीचे में रेयरर है, ये नॉर्मल हो गया। रे ऑफ लाइट ऐसे आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूर भागेगा। तो देखिए जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाइएगा, रे ऑफ लाइट उतना ही भागते चला जाएगा। तो इसको कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आगे चल के कि आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, आप लोग को ध्यान में रखना है। ये एक केस बताए हैं, रेयरर से डेंसर में भी जाएगा तब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस सिमिलरली बढ़ेगा, लेकिन ये केस इसलिए बोले हैं क्योंकि इसका आगे यूज आने वाला है आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं खाली इसी में होता है, लेकिन इसका केस है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, वहां पे इस केस का यूज आता है, इसलिए हम आपको अभी बता दिए हैं। चलिए, तो अब जो है हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग क्या क्या लेकर के आने वाले हैं, तो अगले लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात करेंगे। जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था, अब वहां से रिवर्स कर गया, तब क्या होता है। फिर उसके बाद ग्लास स्लैब और कंपाउंड स्लैब से रिफ्रैक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह आज के हमारे क्लास में इतना ही। आगे के क्लास के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।